भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और चुनाव आयोग के मुखिया ज्ञानेश कुमार किस देश के नागरिक हैं? ये भारतीय नागरिक कहे जाने के लायक हैं कि नहीं? ये लोग भी वोटर लिस्ट में शामिल होने के लायक हैं कि नहीं? जिस तरह से आम लोगों को छोटी छोटी चीजों के कारण, एक डॉट के कारण वोटर लिस्ट से बाहर किया जा रहा है, तमाम सुविधाएं छीनी जा रही हैं, वैसे ही छोटी छोटी चीजें जांच करके लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाला सिस्टम लगा के इन लोगों का भी नाम चेक किया जाना चाहिए कि ये लोग भारतीय नागरिक बने रहने के लायक हैं कि नहीं। क्या आपको नहीं लगता कि जिन लोगों ने पूरे देश को नागरिकता के संकट में ढकेल दिया है, सबसे पहले उनकी खुद की नागरिकता की जांच होनी चाहिए, उनके खानदान और उनके पूर्वजों की जांच होनी चाहिए, और जांच उसी आधार पर होनी चाहिए जिस आधार पर आम लोगों के साथ हो रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि अब वो वक्त आ गया है जब जनता से हु आर यू पूछा जा रहा है तो ऐसा पूछने वालों से भी जनता पूछे कि हु आर यू फलाने ढिमकाने हलवा पूड़ी वाले? पहले तो सत्ता और सिस्टम में बैठे बिठाए गए लोग बताएं कि वो कौन है। जी हां, अभी जो मामले सामने आए हैं एसआईआर में नाम काटने को लेकर, वो आपका कलेजा हिला देने वाले हैं, क्योंकि बात अब सिर्फ वोटिंग राइट छीनने की नहीं रह गई है, मामला अब जिंदगी छीनने तक आ गया है। और वो भी सिर्फ आम जनता की नहीं, आम आदमी तो वैसे भी हमारे यहाँ कीड़े मकोड़े की तरह समझा जाता है। देश के बेहद नामचीन और महत्वपूर्ण लोगों को भी हद से ज्यादा परेशान किया जा रहा है। पहली कहानी सुनिए आर राजगोपाल की, जो कि देश के जाने माने अखबार द टेलीग्राफ के पूर्व एडिटर हैं। साल 2016 से लेकर 2023 तक इन्होंने द टेलीग्राफ के लिए एडिटर के रूप में काम किया। इनकी पहचान केंद्र सरकार के आलोचक, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में बताई जाती है। यानी लोकतंत्र में पत्रकारिता के जो उसूल होते हैं, सत्ता से सवाल करना, उसकी आलोचना करना ताकि सुधार हो, मन बढ़ाई न हो, वैसा ही काम आर राजगोपाल करते रहे। मगर जिस लोकतंत्र को जवाबदेह और जिम्मेदार बनाने में इन्होंने अपना पूरा जीवन खपाया, आज उसी व्यवस्था की मन बढ़ाई ने राजगोपाल के जीवन की सबसे बड़ी खुशी छीन लिया। आप सोचिए कि एक पिता के लिए अपने बच्चों के प्रति, खासकर बेटी के प्रति, अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे महत्वपूर्ण दिन कौन सा होता है? अपनी बिटिया की शादी। मगर गुजराती जोड़ी की सत्ता, उनके चुने हुए ज्ञानेश कुमार और सुप्रीम कोर्ट में बैठे चीफ जस्टिस सूर्यकांत के अथक प्रयासों से वरिष्ठ पत्रकार आर राजगोपाल अपनी बेटी की शादी में नहीं जा सके, क्योंकि उनका पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं हुआ। काहे कि एसआईआर में उनका नाम काट दिया गया था। आप सोचिए कि जिस दिन उनकी बिटिया की शादी रही होगी, जो कि विदेश में पत्रकार है, उस दिन इस पिता की आत्मा कितनी दुखी हुई होगी, इन पर क्या बीती होगी, क्या हम और आप इसका अंदाजा भी लगा सकते हैं? और जिन लोगों के कुकर्मों के कारण ये सब कुछ हुआ है, क्या उन्हें इस बात का कभी एहसास होगा? जवाब है कि नहीं होगा। बहुत मोटी चमड़ी है उनकी। सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आप आर राजगोपाल जी के साथ जो दुर्व्यवहार सिस्टम ने किया है उसको सुनिए। इसके बाद पश्चिम बंगाल से ही नाम काटने के बाद की ऐसी ऐसी कहानियां सामने आई हैं जो कि आपकी आत्मा को झकझोर देने वाली है। ये एसआईआर अब कितना खतरनाक रूप ले चुका है, किस तरीके से लोगों की जिंदगी में जहर घोल रहा है, इसने किस तरह से लोगों के जीवन से सुख, चैन और सम्मान छीन लिया है, उसको देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टर्न से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर उन मुद्दों पर बात हो पाते हैं जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बता देता हूं, एक के बाद एक जब एसआईआर के परिणामों की कहानी आप सुनेंगे, जितना देर तक सुनते जाएंगे, एक एक कहानी आगे बढ़ते जाएंगे, आपका दिमाग हिलता जाएगा। इसलिए कान और ध्यान लगा के कायदे से सुनते जाइए। मार्च 2026 में राजगोपाल के अनुसार बेलीगांव कंस्टिट्यूएंसी इलेक्टोरल रोल से इनका नाम हटा दिया गया। कारण बताया गया कि एसआईआर के दौरान साल 2002 के वोटर लिस्ट से उनका या उनके दिवंगत पिता का नाम ट्रेस नहीं हो पाया। वैसे आपको आर राजगोपाल जी और उनके पिता के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। इनके पिता गांधीवादी विचारधारा के थे, गांधीवादी विचारधारा, रिटायर्ड प्रोफेसर थे, केरल गांधी स्मारक निधि के पूर्व राज्य सेक्रेटरी थे, जिनका निधन साल 2016 में हुआ। आप पिता पुत्र दोनों की विचारधारा को दिमाग में रखिएगा। और अब आगे की कहानी सुनिए। राजगोपाल लिखते हैं कि पश्चिम बंगाल में करीब 27 लाख लोगों का जो नाम काटा गया, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बता के, उसी में इनका नाम भी काटा गया। इन्होंने हाई स्कूल का सर्टिफिकेट दिया, मगर बिना कोई कारण बताए नाम हटा दिया गया। उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस के तहत बनाए गए ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है। ये वोट भी नहीं डाल पाए थे इस बार के चुनाव में। आपको याद तो होगा ही, सुप्रीम कोर्ट के धुरंधरों ने कह दिया कि इस बार नहीं तो अगली बार वोट डाल देना। आगे
आगे सुनिए, राजगोपाल ने अपना पासपोर्ट रिन्यूअल करने के लिए 19 मार्च 2026 को बायोमेट्रिक फॉर्मेलिटी पूरा कर लिया था, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन क्लियर नहीं हो पाया और बताया गया कि आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, इसलिए आपका पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं होगा। 27 जून 2026 को 100 दिन पूरे हो गए, मगर फिर भी इनका पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं हुआ क्योंकि पुलिस ने एडवर्स रिपोर्ट दे दिया था और इन्हें 17 जुलाई को पासपोर्ट ऑफिस में बुलाया गया। अब सोचिए कि इन्होंने 19 मार्च को ही पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए सारा वेरिफिकेशन करवा लिया था। अगले महीने यानी 17 अप्रैल को सैन फ्रांसिस्को में उनकी बेटी का विवाह था, जो कि कैलिफोर्निया में जर्नलिस्ट हैं, यानी बेटिया के शादी से पहले ही ये रिन्यूअल करवाना चाहते थे, जाना चाहते थे, मगर चूंकि इनका पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं था तो ये अपनी बेटी की शादी में जा भी नहीं सके, जबकि इनके पास अमेरिका का 10 साल का वीजा है। अमेरिका ने इनको 10 साल का वीजा देकर रखा है, लेकिन हमारी सरकार ने इनका पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं किया। अब इनका कहना है कि इनके दिन की शुरुआत रोजाना वोटिंग अपील स्टेटस और पासपोर्ट ट्रैकर चेक करने से होती है। वो अपनी माता के स्कूल जिसमें वो पढ़े थे वहां से डॉक्यूमेंट खोज रहे हैं ताकि साबित कर सकें कि उनकी मां थी। उनके पिता के कार्यों को खोज रहे हैं जो डॉक्यूमेंट्री हो, ताकि दिखा सकें कि उनके पिता और उनकी माता कौन थे। राजगोपाल का कहना है कि उनका मकसद ये नहीं है कि वो खुद को विक्टिम दिखा सकें, बल्कि वो बड़ा सवाल उठाना चाहते हैं। और बड़ा सवाल यह है कि अगर एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरा प्रोफेशनल लाइफ जर्नलिज्म में बिताया हो, यानी जिसने उम्र भर पत्रकारिता किया इस देश में और इस देश के लिए देश के जाने माने अखबार में एडिटर रहे, वो इतना मुश्किल झेल सकते हैं, तो सामान्य जन सामान्य के साथ क्या क्या नहीं हो रहा होगा। इन्होंने गोदी मीडिया की चुप्पी पर भी सवाल उठाया है। हालांकि आप जानते हैं गोदी मीडिया किसके इशारे पर और किसके कहने पर डांस करता है। वैसे एक सवाल तो ये भी पैदा होता है कि भाजपाई सिस्टम की आलोचना करने और सरकार की आलोचना करने वालों के खिलाफ तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। उनका नाम भी SIR से कट जाता है, कथित रूप से पासपोर्ट भी रिन्यूअल नहीं हो रहा है, लेकिन यह पता लगाए जाने वाली बात है कि गोदी मीडिया के कितने लपटझंडिसों का पासपोर्ट रिन्यूअल रोका गया है। गोदी मीडिया के कितने लपटझंडिसों का नाम SIR के वोटर लिस्ट से कटा है। कितने ऐसे लपटझंडिस हैं जिनको विदेश में अपनी बेटा बेटी की शादी में जाने से रोका गया है। विदेशी रिवाजों का तो नहीं पता, लेकिन भारत में अपनी बिटिया की विदाई का क्षण शायद ही कोई पिता ऐसा होगा जो मिस करना चाहेगा। मगर जरा सोचिए, जब महामानव ज्ञानेश कुमार और चीफ जस्टिस सूर्यकांत के अथक प्रयासों से इस लेवल के भारतीय पत्रकार अपनी बेटी को विदाई तक नहीं दे पाते, उसे गले लगा के आंखें भी नम नहीं कर पाते, अपनी बेटी के माथे पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद भी नहीं दे पाते, तो उनके मन में हमारी व्यवस्था के प्रति कैसा ख्याल आया होगा। जिन्होंने ताउम्र देश के नागरिकों के लिए आवाज उठाया, आज इस देश ने उन्हें अपनी बेटी की शादी तक में जाने से रोक दिया। मगर समझने वाली बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आर राजगोपाल खुद को विक्टिम दिखाना नहीं चाहते। उन्हें गिड़गिड़ाना और रोना नहीं आता कि हमको गरिया दिया, हमारा पासपोर्ट रोक दिया। वो इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, दिखा रहे हैं कि जब मेरे साथ इतना कुछ हो रहा है तो जन सामान्य के साथ क्या क्या नहीं हो रहा होगा। तो समझने वाली बात यह है कि जन सामान्य के बारे में कल्पना करने से बेहतर है कि हाल ही देख लीजिए रिपोर्ट क्या आ रही है। आम आदमी को किस तरीके से कीड़े मकोड़े की तरफ परेशान किया जा रहा है। देखिए, टेलीग्राफ की यही रिपोर्ट कह रही है कि पश्चिम बंगाल में जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटे हैं, अब उनका राशन भी कटने का डर है। राशन ही नहीं, सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं मिलती हैं वेलफेयर स्कीम्स के तहत, उन सब से बाहर होने का डर पैदा हो गया है। एक कहानी है मेटिया बुर्ज के डिलीटेड वोटर की। जब ये अपने मोहल्ले के राशन डीलर के पास गए तो दुकान पर एक नोटिस लगा था। उस नोटिस में लिखा था कि जिनके नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं वो राशन ऑफिस चले जाएं, नहीं तो आंधी पानी दोष। और डीलर ने बाकायदा चेतावनी दिया कि तुम्हारा राशन कार्ड डीएक्टिवेट हो सकता है। अब बेचारा नागरिक डर गया, सहम गया कि सस्ता राशन नहीं मिलेगा तो हम क्या खाएंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे। आपने एक कहावत तो सुना होगा कि नुक्ते के हेर फेर से खुदा से जुदा हो जाता है, लेकिन अब देख लीजिए कि एक नुक्ते के हेर फेर से किसी का राशन कटने की नौबत आ गई है। ये रिपोर्ट बताती है कि जिनका नाम कटा है, वोटर कार्ड में प्रीफिक्स के बाद उनके नाम में डॉट लगा था, बिंदु, लेकिन दूसरे डॉक्यूमेंट में जैसे पासपोर्ट, आधार या राशन कार्ड में वो डॉट नहीं था, यानी एक बिंदु जाता है और आम आदमी की जिंदगी की लाइफलाइन यानी भोजन के अधिकार को छीन लिया जाता है इस सिस्टम द्वारा, यानी छीनने की तैयारी हो जाती है। इसी मिसमैच के कारण इनका नाम कट गया और अब अपील करके इंतजार कर रहे हैं, हियरिंग का इंतजार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के नए नवेले भाजपाई मुख्यमंत्री यानी उनकी सरकार ने फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट की सस्ते अनाज स्कीम से अपात्र और गलत बेनिफिशियरी हटाने का कार्यक्रम शुरू किया है। ऑर्डर में कहा गया है कि SIR के दौरान जिन 63 लाख लोगों का नाम
कटा है उनकी पहचान करके राशन कार्ड डीएक्टिवेट किए जाएं। इस ऑर्डर में यह भी लिखा है कि जिन लोगों ने सीएए के तहत नागरिकता के लिए अप्लाई किया है या जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटाने के बाद ट्रिब्यूनल में अपील किया गया है, उनका नाम तब तक रखा जाए जब तक कि अपील पर डिसीजन न हो जाए। यानी अगर अपील पेंडिंग है तो राशन कार्ड तुरंत बंद नहीं होना चाहिए। अब एक और कहानी सुनिए। मुर्शिदाबाद की एक डिलीटेड वोटर ने बताया कि उनके पिता का नाम साल 2002 और 2005 वाली वोटर रोल के बीच सिर्फ एक लेटर का मिसमैच था। यानी 2002 के वोटर लिस्ट में जो था, 2025 के वोटर लिस्ट में जो था, उनमें एक लेटर का मिसमैच हुआ है। इसकी वजह से इनका नाम काट दिया गया। अब सोचिए कि 2002 वाली लिस्ट भी चुनाव आयोग ने बनाया था, 2025 वाले को भी चुनाव आयोग ने बनाया, गलती चुनाव आयोग की, नाम काट दिया नागरिक का। अब ये व्यक्ति अपनी बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने गए तो इनसे कह दिया गया कि आपका एप्लीकेशन नहीं लिया जाएगा, आगे प्रोसेस नहीं हो पाएगा क्योंकि आपका तो नाम ही कट गया है। यानी सोचिए कि दादा के नाम में एक लेटर का हेरफेर चुनाव आयोग ने किया, उसकी वजह से पिता का नाम काटा गया और अब 2018 में पैदा हुई बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट इसी के कारण नहीं बन रहा है। और बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनेगा तो आप जानते हैं बढ़िया बढ़िया स्कूलों में एडमिशन तक नहीं मिलता है। आगे की कहानी सुनिए। पश्चिम बंगाल के इस साउथ दिनाजपुर की एक महिला का मामला है। 34 साल उनकी उम्र है, इनका नाम भी काट दिया गया है। अब इनका कहना है कि आसपास के लोग रोजाना ताना मारते हैं, इनसे कहा जाता है कि अब तो तुमको होल्डिंग सेंटर में भेजा जाएगा, इसके बाद धक्के मार के बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। ये महिला सवाल कर रही है कि उनके माता पिता पति और रिश्तेदारों के वोटिंग राइट्स बचे हैं तो वो अकेली इनवैलिड वोटर कैसे हो सकती है। इन समस्याओं को लेकर पिछले दिनों सियालदा कन्वेंशन हुआ। यहाँ पर 200 से ज्यादा वोटर शामिल हुए जिनका नाम काट दिया गया है। राज्य के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर लोग एकजुट हुए अपनी अपनी समस्याओं को लेकर। इन लोगों ने कहा कि अपना वोटिंग राइट बचाने के लिए अपील कर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी को हियरिंग के लिए बुलाया नहीं गया। इन लोगों को मालूम तक नहीं है कि उनका नाम क्यों हटाया गया और यह भी पता नहीं कि कब तक सुनवाई होगी। तमाम वकीलों और अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि ज्यादातर लोगों को जिनका नाम काटा गया है उन्हें मालूम भी नहीं है कि नाम कटा क्यों है, जबकि ये न्याय के फंडामेंटल वैल्यूज के खिलाफ है, ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। और तो और जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए ट्रिब्यूनल काम कर रहे हैं, जो उनकी स्पीड है, लंबित मामलों की सुनवाई पूरी होने में लगभग 20 साल लग जाएंगे। तो आप सोचिए कि गुजराती जोड़ी के कथित इशारे पर ज्ञानेश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के सहयोग से जो किया है वो भारतीय लोकतंत्र पर कितना बड़ा धब्बा बन गया है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता सरकार चुनती है, लेकिन अब सरकार में बैठे लोग चुन रहे हैं कि जनता कौन है। यानी नौकर मालिक से पूछ रहा है कि तुम हो कौन। सोचिए ये किस हद का कलयुग है। ऐसा लग रहा है कि सच में भारत में लोकतंत्र का घोर कलयुग शुरू हो चुका है। देश के एक जाने माने वरिष्ठ पत्रकार का वोटिंग राइट छीन के उनका पासपोर्ट रिन्यूअल होने से रोक दिया जाता है। कई लोगों के राशन पानी कटने की नौबत आ जाती है। कहीं बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो कहीं महिलाओं को चिढ़ाया जाता है कि अब तो तुमको बांग्लादेश फेंका जाएगा। इतना ही नहीं, इसी पश्चिम बंगाल में हमने देखा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज का नाम काट दिया, तमाम अफसरों का नाम काट दिया, जो चुनावी ड्यूटी में थे उनका भी नाम काट दिया। और तो और इसी पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के मीर जाफर के वंशजों का भी नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। और इस मामले में तो एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों के नाम काट दिए गए। सोचिए कि जिस खानदान का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है, जिन्हें हम सब इतिहास में पढ़ चुके हैं, जिनके बिना इतिहास की कहानी पूरी नहीं होती। भले ही मीर जाफर को गद्दार बुलाया जाता हो, लेकिन इतिहास तो है, इतिहास ही तो गद्दार बुलाता है। ठीक वैसे ही जैसे कुछ लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई के दौरान अंग्रेजों का साथ दिया, उनकी दलाली की, उनसे पेंशन लेके अपना पेट पाला, सुख भोगे, अंग्रेजों से माफी मांगी, माफीनामा लिखे, जेल से निकले, यानी देश से गद्दारी की। भले ही ये लोग गद्दार रहे हों, मगर इतिहास में उनकी गद्दारी का भी नाम तो है, इतिहास से नाम तो नहीं मिटाया जा सकता। तो सोचिए कि जिनके सैकड़ों साल का इतिहास है, जिन्हें देश का बच्चा बच्चा जानता है, उनका भी नाम काट दिया। तो क्या अब आपको नहीं लगता कि जो लोग सबका नाम काट रहे हैं, सबसे कागज मांग रहे हैं, सबसे पहले उन्हीं से कागज मांग लेने की जरूरत है? समझ नहीं आता कि क्या इन लोगों ने खुद को अजर अमर समझ लिया है। अरे आज नहीं तो कल दुनिया से सबको जाना है, किसी की बपौती नहीं है यहाँ पे। और ध्यान रहे, किसी की ऊंची मूर्ति बना देने से, संसद भवन बना देने से कोई पूजनीय नहीं हो जाता। इतिहास में सब लिखा जाता है कि आपके कर्म क्या थे, आपके कुकर्म क्या थे। मीर जाफर ने अपने जीवन काल में नवाब सिराजुद्दौला और देश के लिए बहुत कुछ किया होगा, अच्छा किया होगा, मगर एक धोखे ने उनके पूरे खानदान को गद्दार का नाम दे दिया ना। तो जो लोग आज देश की जनता को एसआईआर के नाम पर प्रताड़ित कर रहे हैं, उन्हें इस बात का एहसास क्यों नहीं है कि आपने अपने जीवन काल में जो कुछ भी थोड़े बहुत अच्छे काम भी किए होंगे, वो भी गायब हो जाएंगे ऐसे कुकर्मों के कारण। इतिहास में लिखा जाएगा कि ऐसे ऐसे लोग भी देश की सत्ता और सिस्टम में बैठे थे, जिन्होंने जनता को इस कदर परेशान किया, देश के सिस्टम को खोखला कर दिया। सोचिए कि एसआईआर का दंश कितना गहरा होता जा रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो कल को अस्पतालों में लोगों को इलाज मिलना भी बंद हो जाएगा। कहा जाएगा कि आपका नाम वोटर लिस्ट से कट
गया है। जिन लोगों को आयुष्मान कार्ड मिला है उनको भी इलाज नहीं मिलेगा। कह देंगे कि आपका नाम कट गया है। बच्चों को स्कूलों में एडमिशन नहीं मिलेगा कि तुम्हारे पिता का नाम कट गया है, माता का नाम कट गया है। आप इस देश के नागरिक नहीं हैं। कल को कोई स्टेशन पर रोक दिया जाएगा, रेलवे स्टेशन पे, बस अड्डे पे, हवाई अड्डे पे और अन्य जगहों पर एंट्री रोक दी जाएगी। हवाई अड्डे पे तो रोक ही दिया ना, पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं होना यही तो है। कल को किसी के ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अन्य पहचान पत्र को भी निरस्त कर दिया जाएगा क्योंकि आपका नाम कट गया है एसआईआर में। सवाल है कि फिर ये लोग कहां जाएंगे? यदि ये देश में रहकर देश के नहीं है तो क्या सरकार इन सबको उठाकर विदेश में फेंकेगी? क्या मोदी सत्ता, ज्ञानेश कुमार और चीफ जस्टिस सूर्यकांत मिलकर हलवा पूड़ी खाने के बाद इन सबको बाहर निकालेंगे? क्योंकि ये लोग इसी देश की सड़कों पर चल रहे हैं, इसी देश में टैक्स भी दे रहे हैं, यहाँ का हवा पानी भी तो प्रयोग कर रहे हैं। मगर जरा सोचिए कि किस तरीके से गिव एंड टेक चल रहा है अदालतों में, क्या कुछ हो रहा है हम सबको मालूम है। किस तरीके से देश के नागरिक और विपक्षी पार्टियां एसआईआर से राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने ज्ञानेश कुमार के हाथ को और मजबूत कर दिया। कह दिया कि ज्ञानेश कुमार आप एक कदम तो हम 10 कदम चलेंगे, तथा देश की जनता के अधिकारों को छीन लिया गया। विपक्ष से लेकर सुप्रीम कोर्ट के ही तमाम अधिवक्ता बार बार कहते हैं कि हलवा पूड़ी वालों की बहुत सारी उल्टी सीधी फाइलें देश की सत्ता के पास हैं, सत्ताधारियों के पास हैं। इसीलिए हलवा पूड़ी वाले अपनी फाइल दबाए रखने के लिए सब कुछ सत्ता के इशारे पर कर रहे हैं। सारे फैसले सत्ता के फायदे के लिए आ रहे हैं। वैसे आप लोग ही बताइए कि क्या इन 3 महानुभावों का कागज सबसे पहले चेक करने की जरूरत नहीं है? एक है हमारे प्रधानमंत्री, डिग्री नहीं दिखाते, बाकी कागज क्या दिखाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर कारवान ने कितने गंभीर आरोप लगाए, आर्थिक भ्रष्टाचार से लेकर और न जाने कौन कौन से आरोप लगे हैं, उसका जवाब कभी नहीं देते, कागज नहीं दिखाते। बाकी ज्ञानेश कुमार के बारे में क्या ही कहा जाए, परम झूठे व्यक्ति हैं, कभी भी ऑन कैमरा झूठ बोल देते हैं। वैसे आपको यह भी याद दिला दें, आरएसएस ने आज तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और कागज मांगने पर ऐसे फड़फड़ाते हैं जैसे मछली को तालाब से बाहर धूप में निकाल के फेंक दिया गया हो। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय।